नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की ये कहानी होने वाली है पंजाब केसरी कहे जाने वाले राजा पोरस के बारे में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोरस का जन्म पौरव वंश में हुआ था, जो कि वैदिक काल के प्रसिद्ध पुरु वंश से निकला हुआ था, जहां पर इनका जन्म स्थान पंजाब में झेलम नदी के आसपास माना जाता है। आपको बता दें, पोरस के पूर्वज महान योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे और इनके जन्म का कोई सटीक सन या ईस्वी नहीं पता है, इसीलिए इनके जन्म का अनुमान 355 से 350 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। आपको बता दें, पोरस बचपन से ही बलवान, जिज्ञासु और साहसी थे। वे धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और हाथी प्रशिक्षण में बहुत गहरी रुचि रखते थे। उनके गुरु एक ब्राह्मण योद्धा थे, जिन्होंने उन्हें नीति और युद्ध नीति की शिक्षा सिखाई थी। बचपन में वे झेलम नदी के किनारे हाथी पर चढ़ने और युद्ध अभ्यास करने का अभ्यास किया करते थे और यही आगे चलकर उनकी पहचान बनी। अगर बात करें पोरस के किशोरावस्था और उनके शिक्षा की, तो पोरस ने संस्कृत, गणित, आयुर्वेद, राजनीति और धर्मशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की थी। उन्होंने युद्ध कौशल के साथ साथ राजनीति, कूटनीति और प्रजा सेवा की भी समझ विकसित कर ली थी। इस दौर में उन्होंने अन्य छोटे राजाओं के विरुद्ध कुछ छोटे युद्ध भी जीते थे और अपना राज्य भी विस्तारित कर लिया था। युवावस्था में अपने पिता की मृत्यु के बाद पोरस को गद्दी सौंपी गई और उस समय लगभग पोरस की आयु 25 से 30 वर्ष के आसपास रही होगी। वे न्यायप्रिय और कठोर राजा बने, लेकिन उनके दरबार में विद्वानों और योद्धाओं दोनों का सम्मान होता था। उन्होंने झेलम और चिनाब नदी के बीच एक समृद्ध राज्य खड़ा किया और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हाथियों की सेना। इतिहासकारों के अनुसार उनके पास 200 से अधिक प्रशिक्षित युद्ध हाथी थे। वे युद्ध में खुद आगे चलकर नेतृत्व करते थे और उन्हें पुरु महाराज, पंजाब केसरी और भारत का सिंह जैसे नामों से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है, जब सिकंदर ने हिंदू कुश पार किया और तक्षशिला के राजा अंभी से संधि की, तो यह खबर पोरस तक पहुंच गई। उस समय पोरस जानते थे कि अगर उन्होंने एक भी कदम अपना पीछे हटा लिया तो इतिहास उन्हें कायर कहेगा। इसीलिए वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और करीब 326 ईसा पूर्व के आसपास पोरस ने झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर अपनी विशाल सेना तैनात कर ली और सिकंदर ने रात के अंधेरे में नदी पार करके हमला किया, जिसमें कि पोरस ने अपने हाथियों से मोर्चा लिया, लेकिन कीचड़ और बाढ़ ने उनकी रणनीति को कमजोर कर दिया। हालांकि ये युद्ध एक दिन तक चला, जिसमें कि पोरस की ही हार हुई, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले, बल्कि घायल होकर भी वीरता से लड़ते रहे। लेकिन जब सिकंदर को बताया गया कि पोरस बंदी बना लिया गया है, तो उसने पोरस को बुलवा लिया और सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जिस पर पोरस ने एक वीर राजा की तरह जवाब दिया कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा करता है। लेकिन पोरस की ये बात सुनकर सिकंदर पोरस की वीरता और गर्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इससे उसने न केवल पोरस को उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि तक्षशिला से लेकर झेलम तक का अतिरिक्त क्षेत्र भी पोरस को दे दिया। पोरस ने इसके बाद अपना शासन जारी रखा और सिकंदर के मरने तक सिकंदर के एकमात्र भारतीय मित्र राजा बन के रहे। हालांकि सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में पोरस को मारा गया या धोखे से हटाया गया, इस पर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं और इसी के साथ अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 321 से 20 ईसा पूर्व के आसपास पोरस की भी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर पोरस की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, पोरस वो राजा थे जिसने हार के बाद भी इतिहास में जीत दर्ज कराई। आज भी भारत में उन्हें वीरता, आत्मगौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको पोरस की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।